नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। ये क्लास हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से संबंधित एक सैंपल क्लास होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से आप हिंदी साहित्य की क्लासेस की क्वालिटीज को चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप video.onlyis.in पर जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कराई गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेस को टू द पॉइंट रखने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास और उनके उपन्यासकारों पर चर्चा कर ली थी। आज हम लोगों को बात करनी है प्रगतिवादी उपन्यास के बारे में या समाजवादी उपन्यास के बारे में और उसके आगे की विभिन्न धाराओं के बारे में जो उपन्यास में चल रही थी। देखिए, हम लोग लेक्चर 14 पे पहुंच चुके हैं और आपको देखिए धीरे धीरे हम लोग किस गति से चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पीछे वाला भूलते जाएं, इसलिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है। रिवीजन जरूर करते चलिए। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि समाजवादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी उपन्यास होता क्या है। हम लोगों ने कहानी में समझा था और मैंने आपको यह भी बताया था कि जहां प्रगतिवाद शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो साहित्य मार्क्सवाद को आधार बनाकर लिखा जाएगा। और मैंने आपको यह भी समझाया था कि किस तरह प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है, अर्थात मार्क्सवाद जो बात दर्शन में कहता है, साहित्य में वो बात प्रगतिवाद कहता है। और मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया था कि प्रगतिवाद में संवेदना किस तरह की होगी, प्रगतिवाद में शिल्प किस तरह का होगा, उसमें पात्र किस तरह के चुने जाएंगे, उसमें समाधान किस तरह का होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मार्क्स का दृष्टिकोण क्या था या मार्क्सवाद का दृष्टिकोण क्या था। हम लोगों ने मोटा मोटा समझा था कि पहले जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल स्टेटलेस, क्लासलेस थी, ठीक है ना। उसमें कोई क्लास थी ना, कोई राज्य का बाहरी हस्तक्षेप होता था, लोग अपने अपना जीवन जीते थे। उसके बाद कुछ लोगों ने क्या हुआ, रिसोर्सेज पर कब्जा करना शुरू किया और जो रिसोर्सेज पर कब्जा करना, जिनका रिसोर्सेज पर कब्जा हो गया, जिनका संसाधनों पर कब्जा हो गया, वो कहलाए हैव्स। और जिनका संसाधनों पर कब्जा नहीं हो पाया तो ये इनके ऊपर डिपेंडेबल हो गए, ये इनके ऊपर आश्रित हो गए ये वर्ग, और ये कहलाए हैव्स नॉट। मतलब जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो हैं हैव्स, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो हैं हैव्स नॉट। इतना हम लोगों ने समझा था। और मार्क्स ने यह भी कहा कि जब से समाज का निर्माण होना शुरू हुआ है, देखिए समाज तभी बनेगा जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कांटेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तभी समाज का निर्माण होता है। और जब समाज बनता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वहां क्लासेस उभर कर आना शुरू होती हैं, आपको वहां क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। किसी भी सोसाइटी में बगैर क्लास के कोई सोसाइटी बनती ही नहीं है, ठीक है। अभी तक जितने भी समाज है, तो पहले थी क्लासलेस सोसाइटी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अब ये जो है, ये एक समाज के दायरे में जो है क्लासेस बनना शुरू हो गई हैं, अर्थात समाज बनना शुरू हो गया है। अब इस समाज में हमेशा से मार्क्स कहता है कि दो वर्ग थे, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वो होता था जो इन शोषितों की, इन मजदूरों की शोषण करता था, और जो शोषित वर्ग है वो क्या करता था, वो इनका जो अत्याचार है वो झेलता था। मतलब जो हैव्स हैं वो हैव्स नॉट पर अत्याचार करते थे और हैव्स नॉट उनका अत्याचार झेलते थे। और उसने ये बताया कि जब से समाज हमारा शुरू हुआ है, हमेशा से दो सोसाइटी रही हैं। और अगर हम उसको थोड़ा और फिल्टर करें तो अगर आप देखेंगे प्राचीन काल में वहां सामंतवाद होते थे और कृषक और मजदूर होते थे। उसके बाद मध्यकाल में चले आए तो यहां भी आपको यही व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद जब आधुनिक काल शुरू होता है तो आपको फिर पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग। मार्क्स का सर्वहारा वर्ग का मतलब है कि वही मजदूर वर्ग, ठीक है, जो हैव्स नॉट है। तो फिर आप आधुनिक काल में देखेंगे एक तरफ पूंजीवादी लोग हैं, एक तरफ सर्वहारा वर्ग है। ये पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, इनका शोषण करते हैं, ठीक है। तो अब इन शोषण से बचने के लिए इस सर्वहारा वर्ग को क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस एकजुट होने के रास्ते में ये पूंजीवादी लोग किस तरह से रुकावट डालते हैं। अब मार्क्सवाद उसको बताता है कि देखिए, ये आपका है पूंजीवाद, ये है आपका मजदूर, ये करना चाहेगा क्रांति और रिसोर्सेस को अपने कब्जे में लेना चाहेगा। तो इनको क्रांति करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई भी क्रांति तभी सफल होगी जब वो एकजुट होगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनके अंदर फूट डालते हैं। फूट किस तरह से डालते हैं, जैसे धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, इस तरह लोग फूट डालते हैं। अब जब ये मजदूर को क्लास में बांट देंगे तो आप बताइए इनकी पावर कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये जिस स्पीड में, जिस इंटेंसिटी में क्रांति करना चाहते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये क्लास, पूंजीवादी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ये हमेशा से इनको तोड़ने का प्रयास करता है ताकि ये कभी भी एक साथ आ ना पाए और हमारे समक्ष क्रांति ना कर पाए और हमारे रिसोर्सेज को हथिया ना ले, ठीक है। तो इसलिए जो ये मार्क्सवाद है, ये धर्म को एक अफीम मानता है, राष्ट्रवाद को नकारता है। आप देखते होंगे जब भी किसी भी देश में सरकार पर कुछ प्रत्यारोपण होता है, सरकार पर कुछ सवाल जवाब होते हैं, तो सरकार क्या करती है, ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। वो अपने नागरिकों के अंदर राष्ट्रवादी नाम का
जो अफीम है उसको डालने का प्रयास करती है, ताकि ये सब जो राष्ट्रवाद के नशे में जो हमारा मेन मुद्दा है उससे भटक जाए। इंडिया की ही बात ले लीजिए आप, अगर इंडिया में कभी हम लोग गवर्नमेंट से गरीबी के मुद्दे पर बात करें, बेरोजगारी मुद्दे पर बात करें, वो आपके अंदर क्या करेगी, वो राष्ट्रवाद का तत्व हावी कर देगी और आपको मेन मुद्दे से भटका देगी। तो इससे क्या होगा, आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएंगे, तो रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा? जब आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता है। तो समाज में जो है डेवलपमेंट या सभी को बराबर अधिकार ये नहीं आ सकता है। आप राहत इंदौरी जी का वो भी शेर याद किए होंगे या जानते होंगे, सुने होंगे कभी ना कभी, कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। मतलब जब भी चुनाव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं सिर्फ इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हर गवर्नमेंट की, वो क्या करेगी, वो पाकिस्तान के ऊपर तनाव कर देगी। अब मार्क्स कहता है कि ये देखिए, ये हर देश की जो आर्मी है या जो हर देश के बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ठीक है, देखो हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, हमें राष्ट्रवाद जगाना है, अब हम तुम्हारे ऊपर कुछ करेंगे, और जब तुम्हारे यहाँ चुनाव होगा तो तुम अपने देश के लोगों के ऊपर राष्ट्रवाद का तत्व हावी करना, और तुम हमारे यहाँ कुछ मतलब बटाएगा इस टाइप का करना। ये मार्क्सवाद का कहना था। तो मतलब आप देखेंगे कि जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से हमें नागरिकों का ध्यान भटकाना है। तो इससे क्या होगा, वो जो मजदूर वर्ग है वो एक साथ नहीं आ पाएगा और क्रांति नहीं कर पाएगा। इसका सीधा मतलब ये है। और दृष्टिकोण पर बात करें और डिटेल में बात करें तो मार्क्सवाद 3 तरह का दृष्टिकोण देता है। एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, एक है ऐतिहासिक भौतिकवाद, एक है समाजवादी यथार्थवाद। ये समाजवादी है, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, समाजवादी यथार्थवाद। हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब ये बताता है कि मानव और प्रकृति का क्या संबंध है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब ये बताता है कि मानव समाज का क्या संबंध है, मानव और समाज के बीच में क्या इंटरेक्शन है। और समाजवादी यथार्थ का मतलब ये है मानव और मानव के बीच में क्या इंटरेक्शन है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखिए, मानव समाज संबंध, देखिए जो मानव है ना, मानव की जो पर्सनालिटी है वो टोटली मार्क्सवाद कहता है कि हाँ 100%, ये भी नहीं कि 80%, 100% उसके आसपास के समाज से निर्धारित होती है व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो उसका समाज है मनुष्य का व्यवहार निर्धारित करता है। जैसे किसी मनुष्य के आसपास का समाज होगा वैसे ही उसकी पर्सनालिटी होगी, ठीक है। अब हम इसको और डिटेल में जाएं तो जैसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति होगी ना वैसे ही उसकी पर्सनालिटी होगी। अर्थात देखो भाई, पैसा वैसा है, आप अच्छी जगह पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी जगह कोचिंग कर सकते हैं, अच्छे पदों पर जा सकते हैं। अर्थात जो आपकी क्लास है वो हाई होती चली जाएगी और आप जो है आपकी पर्सनालिटी जिसे कहते हैं जो समाज को दिखती है बहुत हाई क्लास माने जाएंगे आप, ठीक है। और मजदूर वर्ग आपके नीचे काम करेगा। लेकिन अभी आप बताइए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छी स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बड़े पदों पर नहीं जा सकते। बड़े पदों पर नहीं जा सकते तो आपके आसपास का समाज कैसा होगा, गरीब होगा, ठीक है। और वही मतलब दारू जुआ शराब ताश यही सब चलेगा। तो आर्थिक स्थिति ही आपकी पर्सनालिटी को निर्धारित करती है। और पर्सनली कहूं तो मैं मार्क्सवाद के इस विचार से काफी ज्यादा सहमत रहा हूं कि आर्थिक स्थिति ही मनुष्य की पर्सनालिटी को डिसाइड करती है। अभी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही कोर्स करने जाए तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, पैसा लगेगा, अर्थात आपके पास पैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी, तभी तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कैसे करते, नहीं कर पाते। तो कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति ही आपके समाज, आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार को निर्धारित करती है। मार्क्सवाद का यह कहना था। मार्क्सवाद ये जो है पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है और ये भौतिकवाद पर ही विश्वास करते हैं। देखिए, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो अध्यात्मवाद आपने गीता में पढ़ा होगा कि आत्मा अजर और अमर है। ये आत्मा क्या करती है, एक शरीर से एक तरीके से कपड़ा बदलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात दूसरा कपड़ा चेंज करती है। तो आत्मा और शरीर अलग अलग है और आत्मा के कारण ही शरीर में चेतना होती है। अर्थात हम जो एक्टिविटी करते हैं, जब तक हमारे अंदर आत्मा है तभी तक हम ये एक्टिविटी कर पा रहे हैं। जिस समय ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी, हमारा जो शरीर है वो शिथिल पड़ जाएगा, वो शांत पड़ जाएगा। कुछ लोगों ने हाँ बिल्कुल देखा, अरे सही बात है। अब लेकिन ये क्या कहते हैं, मार्क्सवादी दर्शन क्या कहता है, ये भौतिकवाद को मानता है। अर्थात जो कुछ भी हमारे शरीर में चेतना है, जितनी भी एक्टिविटी है, ये हमारे भौतिक तत्वों के कारण होती है। अगर जितने समय हमारा शरीर काम कर रहा है तब तक हमारे शरीर में चेतना है। ध्यान दीजिए, ये आत्मा और शरीर को अलग अलग माना है, लेकिन ये कह रहे नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही हमारी चेतना है। मतलब हमारी चेतना या हमारी विचार क्षमता हमारे शरीर से अलग अलग नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन इसको समझिए कि हमारा जो शरीर है और हमारी जो चेतना है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है। जिस समय हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा उस समय हमारी चेतना भी काम करना बंद कर देगी। अर्थात जब कोई देखिए आप डेड बॉडी होती है तो काम करना बंद कर देती है, तो उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, आत्मा निकल गई बॉडी से तभी हमारी जो शरीर है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये आत्मा और इसको अलग अलग मानना है। अर्थात ये मानना है कि जो चेतना है उससे हमारा शरीर बना है। ये जो एक्टिविटी है हमारे अंदर, जो एक्टिविज्म है हमारे अंदर, उससे हमारा शरीर बना है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमारे शरीर से चेतना बनी है। जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में चेतना होगी, एक्टिविटी होगी, हम कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे जब तक हमारा शरीर सही है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, जब तक हमारे अंदर आत्मा है, जब तक हमारे अंदर चेतना है, तब तक हमारा शरीर कार्य करेगा। मतलब
ये कहते हैं कि भौतिक तत्वों से चेतना बनती है, मतलब हमारे शरीर से चेतना बनती है। ये कहते हैं नहीं, चेतना से भौतिक तत्व निर्मित होता है, अर्थात आत्मा से या विचार से हमारा शरीर निर्धारित होता है। मुझे लगता है मैं समझा पाया हूँ आपको। तो ये पूर्णतः भौतिकवादी है, और भौतिकवाद के लोग जो भी है ये इस लोक को सत्य मानते हैं, मतलब जो कुछ है यही जगत सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। परलोक, ईश्वर, धर्म में जो है मार्क्सवाद विश्वास ही नहीं करता, तो वो इस लोक को ही सत्य मानता है। ये लोक ही सत्य है, भौतिक तत्व ही मूल है, इसी भौतिक तत्व से सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर, यही 5 तत्व ही मूल है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। और जब तक ये 5 तत्व हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, तब तक हमारी जो शरीर की एक्टिविटी है वो काम कर रही है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया है किसी भी व्यक्ति की भौतिक परिस्थितियां उसकी विचारधारा, उसका व्यक्तित्व तय करती हैं। भौतिक परिस्थितियां मतलब जैसे ये व्यक्ति है और उसके आसपास की कंडीशन क्या है, उसका आसपास का कंडीशन जितना अच्छा होगा तो उसकी विचारधारा, उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल झूठ है। जैसा ही आपका समाज आपको मिलेगा, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप जाइए 2 महीने किसी नागालैंड के समाज में रहिए या विदेश में रहिए, जाके आपको इंग्लिश आने लगेगी। आपको कोई चीज करना नहीं आता, आप उस समाज में रहने लगे, आपको वो चीज आने लगेगी। तो कुल मिला के व्यक्ति की भौतिक परिस्थितियां ही उसकी विचारधारा, उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स कराते हैं वो झूठ है आपके साथ। आप अगर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद करना है तो आप उस समाज को गहराई से जाके समझिए, पढ़िए, तब जाके आप ऑटोमेटिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। और मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है देखिए, किसी भी देश का जो भीतरी ढांचा है वो है उत्पादन प्रणाली। किसी भी देश या समाज का जो भीतरी ढांचा है वो उत्पादन प्रणाली अर्थात अर्थव्यवस्था। मतलब जैसे ये समझिए आप, ये देश है हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब ये क्या है, इसके अंदर भीतरी ढांचा क्या है, ये है, इसे कहते हैं डीप स्ट्रक्चर, मतलब ये है अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी ये है। और इसके ऊपर खड़े हैं पॉलिटी, रिलीजन, कल्चर एंड इटीसी एंड सो ऑन। पॉलिटी, रिलीजन, कल्चर ये इकोनॉमी पे बेस्ड हैं। अब आप इसको समझिए, जिस भी देश की इकोनॉमी अच्छी होगी उस देश में पॉलिटी अच्छी होगी, उस देश में रिलीजन अच्छा होगा, डेवलप्ड होगा, उस देश में कल्चर अच्छा होगा। अब यूएसए का एग्जांपल लीजिए, वहां का जो इकोनॉमी है वो अच्छा है ना, इकोनॉमी अच्छा है तो वहां के नागरिक क्या है, जागरूक हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो उनको हमेशा रोटी का नहीं सोचना पड़ता। तो वो देश या समाज देश से, अपनी सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो जागरूक हो चुके हैं। जागरूक आदमी तभी होता है यार जब रोटी की चिंता छूटेगी। आप जागरूक कैसे होंगे, आपका रोटी का इंतजाम है ही नहीं, और लेकिन आप जागरूक होना चाह रहे हैं, तो आपका मन रोटी में लगेगा कि चलेंगे हम संविधान की किताब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो इनके यहाँ तो रोटी का इंतजाम है, इनको कुछ नहीं करना है, सरकार इनको इंश्योरेंस देती है, ठीक है, तगड़ा, इनकी जो पूरी जनसंख्या है वो अच्छी खासी इंश्योरेंस पैक्ड है, या इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, अपने यहाँ बहुत कम है। गांव में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, शहरों में ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ जो है इसका पेनिट्रेशन कम है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो किसी भी देश की इकोनॉमी ही निर्धारित करती है वहां की पॉलिटी, वहां का रिलीजन, वहां का कल्चर। मार्क्सवाद का यह कहना था, जिसकी उत्पादन प्रणाली अच्छी होगी, जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वहां की पॉलिटी अच्छी होगी, वहां का कल्चर अच्छा होगा, वहां का रिलीजन अच्छा होगा। लेकिन ये कोई गारंटीड बात नहीं है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि यूएसए में किस प्रकार ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार हुआ, ठीक है, तो ये कोई गारंटीड बात नहीं, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये कहीं ना कहीं सही देखने को मिलेगा कि हाँ यार, इकोनॉमी अगर अच्छी है तो वहाँ की पॉलिटिक्स जरूर अच्छी होगी, वहाँ के नागरिक वेल अपडेटेड होंगे और अवेयर होंगे अपने अधिकारों के प्रति, और सरकार से क्वेश्चन कर सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उत्पादन प्रणाली उस हिसाब से है, नहीं है, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं है, तो हमारे जो नागरिक हैं वो किस तरह के हैं, अनअवेयर हैं। खासतौर से आप देहातों में चले जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, वहाँ के नागरिक क्या हैं, अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, तो वहाँ क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। और अवेयर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता है कि आज हम क्या वर्क करें जिससे हमें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मिले। 20 करोड़ जनता भारत में भूखी सोती है, तो इन 20 करोड़ लोगों को क्या है, संविधान पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे, आरटीआई क्या होता है इनको मालूम ही नहीं है। तो इनका क्या है, इनकी जो जब अनअवेयर हैं और गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो आप बताइए वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह होगी, वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह की होगी, वहाँ की राज व्यवस्था किस तरह की होगी, वहाँ की राजनीति किस तरह की होगी। बिल्कुल अपना मनमाना काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। दूसरी बात, जब जनता गरीब होगी तो ये पॉलिटी क्या करेगी, यहाँ की पॉलिटिक्स क्या करेगी, यहाँ की पॉलिटिक्स ये करेगी कि इनको वोट के समय अच्छा खासा पैसा दे दो, दारू की बोतल दे दो और वोटिंग करवा लो। तो अब आप देखिए क्या होता है, हमारा जो मध्यवर्गीय है ना, हमारा जो बुद्धिजीवी है, ये समाज कटा हुआ है, ये समाज से कटा हुआ है। ये भले इसके अंदर इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलेक्चुअली हाई माइंड स्टेट पर्सन है, मतलब बौद्धिक रूप में तो डेवलप है, लेकिन ये क्या करता है, ये थोड़ा सा शिथिल पड़ा हुआ है। ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल समाज है या मध्यवर्गीय समाज है, ये शिथिल पड़ा हुआ है। ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन ही नहीं करता, ये करता है यार जैसा चल रहा है चलने दो। भले ये सब कुछ जानता है, ये अवेयर है, लेकिन ये शिथिल पड़ा हुआ है। तो जब आप मुक्तिबोध की कविता जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मुक्तिबोध को, तो मुक्तिबोध इसी चीज से परेशान है कि यार ये हमारा उत्तरदायित्व है, मतलब ये मध्यवर्ग का उत्तरदायित्व है, ये बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को अवेयर करें, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं ताकि गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जा सके। लेकिन ये मध्यवर्ग, ये बुद्धिजीवी ही शिथिल पड़ा हुआ है, एपेथेटिक है, लेथार्जी आ गई है, तो ये कैसे अवेयर कर पाएंगे। तो
मुक्तिबोध की आप सभी कविताओं में, खासतौर से बहुत मार्क्सवादी कहे जाते हैं, इन्होंने फैंटेसी सिल्क का इस्तेमाल किया, हम लोग पढ़ेंगे उसको, लेकिन मुक्तिबोध की सबसे बड़ी चिंता यही है यार कि हम मध्यवर्गीय हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे पास समझ है चीज़ों को लेकर, लेकिन हम क्या करते हैं, अवेयर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लेथार्जी है, हमारे अंदर एपैथेटिक है, यार जो चल रहा है ठीक है, चलने दो, हमारे अंदर ये भावना है। तो मुक्तिबोध की यही परेशानी है, उनको आप उनके पूरे साहित्य में, पूरी कविताओं में देखने को मिलेगी। तो ये मतलब है कि जिस हिसाब से वहाँ की अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड करती हैं, मैंने आपको समझा दिया। और मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि देखो, अभी तक दार्शनिकों ने, अभी तक जितने दर्शन आए हैं, उन्होंने सिर्फ दुनिया को समझा है, हमें दुनिया को बदलना है। और दुनिया को किस तरह बदलना है? एक बड़ी क्रांति होगी, खूनी क्रांति होगी, उस हिसाब से हम दुनिया को बदल पाएंगे। और उसके बाद, उस क्रांति के बाद आएगा क्या? समाजवाद। समाजवाद में क्या होगा? एक स्टेट होगा, एक गवर्नमेंट होगी, उसकी तानाशाही होगी, और उस गवर्नमेंट की तानाशाही के बाद आएगा साम्यवाद, जहां ना कोई गवर्नमेंट होगी, जहां ना कोई स्टेट होगा, सब लोगों का अपना काम होगा, सब लोग अपने रोजगार में व्यस्त होंगे, तो उनको किसी से लड़ाई करने की फुर्सत ही नहीं होगी। तो इस तरह से एक तरीके से क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं मार्क्सवाद, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं मार्क्सवाद, गवर्नमेंट लेस सोसाइटी की बात करते हैं मार्क्सवाद। तो यही मेन, जिसे कहते हैं मैचिंग पॉइंट है गांधी जी का और मार्क्स का, कि ये दोनों स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी या क्लासलेस या स्टेटलेस कंट्री की बात करते हैं, दोनों ही अराजकवादी हैं। अराजकवादी आपने पेपरों में पढ़ा होगा तो आपके अंदर एक निगेटिव सेंस आता होगा, लेकिन मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, अराजकवादी का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं लीजिए, उनका मतलब है कि गवर्नमेंट का बाहरी हस्तक्षेप ना हो, लोग अपना अपना रोजगार करें। गांधी जी इसलिए ग्राम स्वराज की अवधारणा लेकर आते हैं। फिलहाल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा मार्क्सवाद। अब आप बताइए कि इनकी संवेदना क्या होगी? गरीबों की समस्या होगी, वंचितों की समस्या होगी कि नहीं होगी? मतलब ये साहित्य में, ये उपन्यास में किसका मुद्दा उठाएंगे? गरीबी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? और बाकी मैंने आपको बताया ही था कि कथानक सरल है और पात्र गरीब होंगे, वंचित होंगे कि नहीं होंगे, और समाधान सिर्फ क्रांति। मतलब साहित्य ऐसा लिखो कि क्रांति हो पाए, बस इतना ही समझना था आपको। और अगर इनके जो प्रमुख उपन्यासकार हैं इस धारा के, तो उनको देखना है तो आप देख लीजिए यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन बाबा, ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण उपन्यासकार या लेखक हैं। अब यशपाल का झूठा सच गोदान के बाद का दूसरा महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और उसके बाद दिव्या आपके सिलेबस में ही है, फिर पॉटी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, और भी जो प्रमुख उपन्यास हैं आपके नोट्स में दिए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया मसाल, ये 2 उपन्यास हैं, और नागार्जुन बाबा का बाबा बटेश्वरनाथ, ये उनका प्रमुख उपन्यास है। नागार्जुन आपको कई जगह मिलेंगे देखने को, ये नगा नहीं है, नागा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो बाबा नागार्जुन आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, आपको कविता में देखने को मिलेंगे, आपको उपन्यास में देखने को मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं कहानी में देखने को मिलेंगे। कबीर के बाद का दूसरा स्थान व्यंग में इन्हीं का माना जाता है कविताओं में, ठीक है। तो झूठा सच जो ये उपन्यास है, ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है, अर्थात ये दिव्या से अच्छा है, ठीक है। अब झूठा सच में क्या है? ये 2 पार्ट में है। एक है वतन और देश, वतन और देश, एक है दूसरा पार्ट इसका है देश का भविष्य, देश का भविष्य। अब वतन और देश में क्या है कि जो बंटवारे के बाद या बंटवारे के समय क्या कंडीशन चल रहे हैं उसके बारे में है, और उसके बाद जब देश आजाद हो गया है, देश का भविष्य, उसके बारे में, देश के आजाद होने के बाद क्या क्या कंडीशन है। अब इसमें क्या है कि देखिए यार, कुछ भी होता है ना, चाहे देश का बंटवारा हो, चाहे कोई देश युद्ध जीते, चाहे कोई देश युद्ध हारे, उसमें निश्चित तौर पर हार महिलाओं की होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे अकबर का शासन था, उसमें आप जानते थे कि हरम होता था, हरम में करीब 5000 महिलाएं होती थी। अब ये जो 5000 सुंदर सुंदर महिलाएं होती थी, जिन्हें अकबर क्या करता था, युद्ध से जीत कर लाता था, युद्ध से जीत कर लाता था। अब क्या हुआ, देखिए यहां महिलाएं जमा होती चली गई। अब अकबर की बीवियां भी तो हैं, लेकिन क्या होता है, अकबर ज्यादातर समय इन्हीं के पास गुजारता है, तो इनका क्या हुआ, इनको निगलेक्ट कर रहा है अपनी बीवियों को। तो कुल मिलाकर ये भी तो हार रही हैं, ये भी तो अंदर ही अंदर गुट रही हैं कि यार देखो हमारा पति यहाँ जा रहा है, हमारे पास ही नहीं आ रहा, हमको समय नहीं दे रहा। तो कुल मिला के कुछ भी हो, चाहे देश जीते चाहे देश हारे, लेकिन मार काट वहां क्या होता है, जब भी मस्ती है तो महिलाओं को सबसे ज्यादा पीड़ा उठानी पड़ती है। आपने कोरोना देखा, लॉकडाउन में देखा किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, आपने पेपरों में खूब सारी न्यूज़ पढ़ी होगी। और आप देखेंगे कि जैसे आपने मिडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई राजा या शहंशाह जाता है किसी दूसरे राज्य पर, हमला करता है, तो वहां की खूबसूरत महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, हत्या करता है, ये सब होता है। तो आप देखिए कि समाज में कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। फिलहाल झूठा सच में भी यही दिखाया गया है कि समाज में चाहे जो कुछ भी हो, जब भी दिक्कत आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना महिलाएं करती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से 2 कहानियां पैरेलल चलती हैं। एक है जयदेवपुरी, जयदेवपुरी, और इसकी जो सिस्टर है वो है तारा। जयदेवपुरी और तारा। जयदेवपुरी एक लड़की से प्यार करता है, उसका नाम है कनक, ठीक है। ये गांधीवादी विचारधारा को मानती है, और ये थोड़ा प्रतिक्रियावादी होता है, मतलब यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब छिन्न भिन्न कर देंगे, सनी देओल की तरह, इसको ऐसा समझिए।
अब क्या होता है यार, आप बताओ, गांधीवादी ये है प्रतिक्रियावादी, पटेगी? पटेगी दोनों में? नहीं पटेगी। दूसरा, इसमें क्या होता है, ये उर्मिला नाम की लड़के के साथ बीच बीच में इन्वॉल्व होता है, और ये उसके बाद जब देखती है कि यार ये प्रतिक्रियावादी होता चला जा रहा है और मैं चूंकि गांधीवादी हूं, उनको एक लड़का मिलता है कनक को गिल, तो गिल के साथ ये मतलब अपना सेट हो जाती, तो इनके साथ अपना लाइफ स्पेंड करने लगती हैं और जयदेवपुरी को छोड़ देती हैं। फिलहाल जो इसमें मेन घटना है वो है तारा। तारा के साथ जो है यहाँ मेन घटना होती है, चूंकि ये महिला है। अब क्या होता है कि ये एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है कॉमरेड असद। कॉमरेड मतलब देख रहे हैं ना, और आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कॉमरेड अखबार के बारे में सुना होगा, उसके संपादक को पढ़ा होगा, बताइए कौन है? तो आपने आंसर सोच लिया होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो जाके पढ़िए। तो तारा प्यार करती है कॉमरेड असद से। यार मैंने दे दिया नोट्स में, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तारा प्यार करती है कॉमरेड असद से। अब चूंकि क्या होता है कि तारा का विवाह हो जाता है एक दाता कॉमरेड नाम के लड़के से। ये बिल्कुल ही जानवर समझिए इसको। तारा का शादी हो जाता है दादा कॉमरेड नाम के लड़के से, ये बिल्कुल जानवर है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि यार देखो शादी हो गई ना, तो मतलब हमें अपनी वाइफ से, पत्नी से बलात्कार का सर्टिफिकेट मिल गया। आपने पिंक मूवी भी जब देखी होगी तो उसमें अमिताभ बच्चन जी लास्ट में डायलॉग बोलते हैं, नो मतलब नो, चाहे वो सेक्स वर्कर हो चाहे बीवी हो, अगर उसने नो कहा है तो मतलब आप नहीं कर सकते वो चीज़। इतनी व्यक्तिवादिता महिलाओं को होनी चाहिए। लेकिन चूंकि समाज में समझते हैं कि शादी का मतलब हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि हम उस महिला के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे जुल्म जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो इस दादा कॉमरेड ने तारा के साथ क्या किया, एक तरीके से बलात्कार या खूब सारा मतलब जुल्म किया, जैसे कहते हैं फर्स्ट नाइट के टाइम या सुहागरात के टाइम। अब उससे क्या होता है, उससे बेचारी भाग कर आती है इस जानवर से, और उसके बाद ये एक हामिद दादा उनके यहाँ छुप जाती। अब ये वो दंगों का समय समझ रहे हैं आप, दंगों का समय है ये पूरा टाइम पीरियड, आप समझ रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये चली जाती हामिद दादा के यहाँ, लेकिन अब हामिद दादा क्या है, दंगे चल रहे हैं, आप कितने दिन छुपा के रखें इनको, बताइए। अब हो सकता है कि हमला हो जाए, तो वहाँ से फिर ये जो है तारा निकलती है, और उसके बाद एक तरीके से जिस फरोसी समूह के साथ आ जाती है, लेकिन वहाँ क्या होता है, महिलाओं को बचाने वाला एक समूह आता है, उसमें कॉमरेड असद भी रहता है जिससे तारा प्यार करती थी। तो कॉमरेड असद उसको भरोसा दिलाता है कि ठीक है, अब हम तुमको यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद सही से लाइफ स्पेंड करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये अमृतसर पहुंचा दी जाती है तारा, और फिर उसके बाद कॉमरेड असद से मुलाकात नहीं हो पाती, और उसके बाद डॉक्टर प्राणनाथ नामक व्यक्ति से इसकी शादी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से महिलाओं के साथ जब भी कोई भी चीज़ दिक्कत होती है तो महिलाओं के साथ कितनी एक तरीके से यातनाएं होती हैं, महिलाओं को कितनी यातनाएं दी जाती हैं, महिलाओं को किस किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप इस चीज़ को देखिए, जीत हो या हार हो, अगर युद्ध रूपी कुछ बात होती है, कुछ मारकाट होती है, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो ये रहा पूरा प्रगतिवादी उपन्यास। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी धारा उपन्यास में देखने को मिलती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सामाजिक यथार्थवाद और समाजवादी यथार्थवाद या समाजवादी उपन्यास दो अलग अलग चीज़ें हैं। समाजवादी का मतलब हो जाता है मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद ही कहता है ना, समाजवाद उसके बाद साम्यवाद। तो जहां समाजवादी आएगा वहां आपको ध्यान रखना है, वहां आपको प्रगतिवाद का जिक्र करना है, वहां आपको मार्क्सवाद का जिक्र करना है। लेकिन सामाजिक यथार्थवाद का मतलब है जो मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, सामाजिक यथार्थवाद मतलब समाज में जो जैसा चला उसको दिखा देना। वही धारा आगे चल के जो समाजवादी यथार्थवाद में बदल जाती है, और इसके जो प्रमुख राइटर है वो है भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, इनके उपन्यास हैं। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, भ्रष्टाचार, बहुत अच्छा उपन्यास है, इसको आप जरूर पढ़िएगा समय पाकर। और भीष्म सानी का तमस, ये भी सांप्रदायिकता पर है, एक तरीके से कम्युनलिज्म पर है। तो ये जो तमस है ये कुल मिला के लाहौर की घटना की बात है, और ये सिर्फ 5 दिन की घटनाओं का एक तरीके से चित्रण है उपन्यास में। लेकिन इसमें इन्होंने ये बताया है कि देखो यार, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ना, ये ऐसे नहीं हो जाते, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करवाया जाता है, अपने हित साधने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए, सामाजिक हित साधने के लिए करवाया जाता है। समझ रहे? जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि हाँ, किसी तरह से दंगा हो जाए और हम समाज में फूट डाल पाएं और अपना शासन स्टैब्लिश कर पाएं। जैसे अंग्रेज थे ना, ये उसी समय की बात चल रही है। अंग्रेज क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाते थे और राज करते थे, और इसी माध्यम से उन्होंने काफी लंबे समय तक राज किया। अर्थात कहा जाता है कि यार जो आज़ादी हमें और 90 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो इसी कारण से इतना डिले हुआ, जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी लगातार ब्रेक होती चली गई। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज किया जाता है। अब इसमें आप समझिए, इसमें एक होते हैं डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड, कहानी इसकी ये है, जो कि टिप्पणी पूछी जा सकती है और मैं नोट्स में भी दे दूंगा आपको। अब ये क्या करते हैं, इनका एक चाटुकार है मुराद अली, चमचा है मुराद अली। अब रिचर्ड कह रहा है यार देखो दंगे करवाना है तुमको, ठीक है, दंगे करवाना है। अब मुराद अली एक आदमी को पकड़ता है, उसका नाम है नत्थू चमार। नत्थू चमार
गरीबी आदमी को पकड़ते हैं, क्योंकि गरीबों के पास क्या है भाई, पैसा है नहीं, रोटी है नहीं, अब उनको किसी ना किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ करना है। तो आप देखेंगे कोई भी दंगा होगा सबसे ज्यादा हानि गरीबों को होगी, कोई भी मारकाट होगी सबसे ज्यादा हानि गरीबों को ही होगी। तो नत्थु चमार को कहता है भाई देखो एक काम करो, सुअर काटो, सुअर काट के मस्जिद में फेंको। अब जब मस्जिद में देखा कि अरे सुअर पड़ा है कटा हुआ, तो इन लोगों ने समझा ये जरूर हिंदू लोगों की चाल है। अब ये हिंदू लोगों की चाल है, तो इन लोगों ने क्या किया, गाय काट कर फेंक दी। अब क्या हुआ, चूंकि गाय पवित्र हिंदुओं के लिए और सुअर को मुसलमान समझते हैं बहुत गंदा, इसलिए इसको खाते नहीं है, तो गाय पवित्र हिंदुओं के लिए और सुअर दिक्कत करता है मुस्लिमों के लिए। तो अब क्या होता है, दंगा हो जाता है, और दंगा हो जाता है तो अब दंगा चलने दिया जाता है, कई लोग मरते हैं, कटते हैं, रिजल्ट से गुहार लगाई जाती है शिष्टमंडलों द्वारा, अरे भाई कर्फ्यू लगा दो, कर्फ्यू लगा दो। लेकिन ये सुनता ही नहीं है इसको, मतलब जितना दंगा फैलाना है, जितनी आग लगानी है लगा चुका होता है, उसके बाद जाकर ये जायजा लेता है दंगों का। और उसके बाद कहते हैं कि हेलीकॉप्टर गुजरता है उस जगह से, और जैसे ही हेलीकॉप्टर देखा कि गुजर रहा है आसमान से, तैसे ही ये गांव के लोग अपने अपने घर में छुप जाते हैं, और उसके बाद ये जो है ये दंगा समाप्त हो जाता है। फिर पूरे जो गांव में, उस समाज में कर्फ्यू लग जाता है, और इससे दंगा रुक जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जो होना था हो चुका है। जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा देखेंगे तो जो होना होता है हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेती है और अपना हित साध चुकी होती है। अब समाज में फूटन पड़ चुकी है, अब ये कर्फ्यू लगा भी देंगे तब भी क्या है, जलन तो होगी होगी, समझ रहे हैं, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीम जी का दोहा आपने सुना ही होगा। तो समान फूट पड़ी चुकी है, टूटन हो चुकी है, अब ये कर्फ्यू लगा भी दिए हैं तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो ये है सांप्रदायिकता पर तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का, इसका जो है नोट्स आपको मिल जाएगा। और आगे चलते हैं। अब ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास आप जानते ही हैं कि मैंने आपको समझा रखा है शुरू में भी कि यहाँ लेकिन क्या है कि स्वस्थ मनोरंजन के लिए उपन्यास लिखा गया है। स्वस्थ मनोरंजन मतलब मनोरंजन हो ठीक ठाक तरीके से, मनोरंजन हो, रोचक हो, और साम्राज्यवादी इतिहास बोध को खारिज करने के लिए यहाँ पे ऐतिहासिक उपन्यास या पौराणिक उपन्यास लिखे गए हैं। साम्राज्यवादी इतिहास बोध का मतलब समझ रहे हैं ना, साम्राज्यवादी इतिहास बोध वही है व्हाइट्समैन बर्डन। व्हाइट्समैन बर्डन का कंसेप्ट आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि हाँ यार, हमें जो अंग्रेज हैं, जो गोरे चमड़े के लोग हैं, इनको, जो काली चमड़ी के लोग हैं, जो सांवले चमड़ी के लोग हैं, इनको सुधारना है। जो लोग जानवर हैं तो हमें इनको इंसान बनाना है। तो ये है साम्राज्यवादी व्हाइट्समैन बर्डन, और इसी के तहत साम्राज्यवादी इतिहास लिखा जाता है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी पढ़ा होगा तो उसमें अप्रोचेस पढ़े होंगे कि किस किस तरह से इतिहास को अप्रोच किया जाता है, किस किस तरह से इतिहास को लिखा जाता है। तो उसमें एक साम्राज्यवादी इतिहास बोध आता है, अर्थात ये क्या करेगा, ये अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को भारत में सही सिद्ध करने के उसमें लगा रहेगा। तो इसको खारिज करने के लिए ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास लिखा गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण लेखक है चतुर्सेन शास्त्री, इनका एक उपन्यास है वैशाली की नगर वधु, और भी उपन्यासों का जिक्र आपके नोट्स में मिल जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं। ये है इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है एक उपन्यास, मैलांचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिकता का मतलब जरा आप समझिए, ये कंसेप्ट थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, एक शब्द होता है स्थानीयता। स्थानीयता का मतलब होता है किसी स्थान विशेष के बारे में कुछ बात कही जा रही है। तो आंचलिक उपन्यासों में क्या होगा, कथा वस्तु मतलब जो कंटेंट उठाया जा रहा है वो किसी एक अंचल विशेष से उठाया गया। अब इसका इतना गजब का वर्णन किया गया, समग्र वर्णन किया गया कि उस अंचल का ठीक ठाक चित्र आपके मस्तिष्क में बन गया। जरा समझिए इस बात को। जैसे एक गोदान है, गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ कुछ आपको लगेगा संकेत दिया है कि हाँ ये लखनऊ के आसपास की घटना की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज्यादा डिटेल देने से बचते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो उपन्यास है वो स्थानीयता का अतिक्रमण करे, मतलब किसी स्थान विशेष में बंधकर न रह जाए, बल्कि हर काल हर समय के लिए महत्वपूर्ण रहे, प्रासंगिक रहे। समझ में आया? इसे कहते हैं स्थानीयता का अतिक्रमण करना या देश काल का अतिक्रमण करना। लेकिन जो आंचलिक उपन्यास होते हैं उसमें आंचलिकता इतनी हावी हो जाती है कि वो उपन्यास एक किसी अंचल विशेष में बंधकर रह जाता है, कि हाँ समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी जगह की बात की गई। जैसे जब आप मैला अंचल पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा कि हाँ यार ये सिर्फ मेरीगंज गांव की घटना की बात चल रही, बस ये सिर्फ मेरीगंज की घटना की बात चल रही। लेकिन जब आप गोदान पढ़ेंगे तो आपको तनिक भी एहसास नहीं होगा कि ये लखनऊ के आसपास की घटना की बात चल रही है। ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो भारत में जितने भी किसान हैं या विश्व में जितने भी किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं, अगर नाम बदल दीजिए तो हर जगह समाज में ये उपन्यास लिखा जा सकता है। नाम बदल दीजिए, समाज देखिए, बस चीजें वही हैं, किसानों के साथ जो समस्या यहाँ है वहां भी हो रही होगी। ठीक है, तो गोदान अपनी स्थानीयता का, अपनी आंचलिकता का अतिक्रमण करता है। लेकिन जब आप मैला अंचल फणीश्वर रात रेणु का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये मेरीगंज की घटना की बात चल रही है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास का गाँव है उसकी बात चल रही है बस। तो ये होता है आंचलिकता। आंचलिकता मतलब कंटेंट ऐसा उठाया जाएगा कि हाँ सिर्फ और सिर्फ उसी स्थान विशेष पर जोर दिया जाएगा, खूब सारा वर्णन किया जाएगा उसकी प्रकृतियों का, उसकी प्रकृति का, नदियों का, पेड़ों का, खूब सारा प्रकृति वर्णन, खूब सारे चरित्र, खूब सारी घटनाएं मिलकर सिर्फ और सिर्फ उस अंचल को एक विकसित करने का प्रयास करेंगी, उस अंचल की तस्वीर को आपके मस्तिष्क में बनाने का प्रयास करेंगी। तो इसकी बताइए विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, अंचल ही नायक होता है, मतलब जो स्थान विशेष है वही नायक होता है। कुल मिला के अगर आप मैलांचल पढ़ेंगे तो उसमें आपको नायकत्व तो मिलेगा सिर्फ मेरीगंज के अंदर, मतलब किसी भी चरित्र के अंदर उतना महत्व किसी चरित्र को नहीं दिया जाएगा जो मेरीगंज को हरा सके। तो जो भी चरित्र, जो भी पात्र, जो भी घटनाएं उस उपन्यास में होंगी वो कुल मिला के उस जगह को
विकसित करने के लिए, उस जगह की विशेषताओं को बतलाने के लिए होंगी। तो पात्र और घटनाएं अंचल की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए या बतलाने के लिए होते हैं। और उस स्थान विशेष का समग्र अध्ययन, मतलब राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर तरीके का अध्ययन। आप देखेंगे महिलांचल पढ़ेंगे ना, हर दो पृष्ठ पे, एक पृष्ठ पे गीत आना शुरू होंगे, मतलब वो गीत उस स्थान विशेष के हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा वहां की संस्कृति कैसी है। और जगह के गीत शायद उस तरह से मैच ना करें, तो वो जो गीत होंगे उसी स्थान विशेष से होंगे, राजनीति वहीं की होगी और धर्म भी वहीं का होगा। और तटस्थ चित्रण होता है, मतलब किसी विचारधारा को लेकर नहीं, जो जैसा उस गांव में जिस तरह से चल रहा है उस तरह को दिखा देना। गीत चल रहा है, गीत दिखाओ। ढोल नगाड़े चल रहे हैं, ढोल नगाड़े दिखाओ। त्यौहार चलाया जा रहा है, जश्न मन है, जश्न दिखाओ। ठीक है, कोई गंदगी है, गंदगी दिखाओ। अच्छाई है, अच्छाई दिखाओ। बिल्कुल जो जैसा जो चित्रण है वैसा उस कर दो उस स्थान विशेष का। यही इसका महत्व होता है। और पात्र और घटनाएं ज्यादा होती हैं, ज्यादा तभी ज्यादा होंगी ना, तभी तो वो पूरी तरीके से उस स्थान विशेष की व्याख्या कर पाएंगी। और भाषा क्या होगी? आंचलिक होगी, मतलब उस स्थान विशेष की भाषा होगी। आप देखेंगे ना, जब महिलांचल पढ़ेंगे कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगा। समझी उनको आ सकता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के आसपास के लोग हैं, उनको ये बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद देगा। अरे कि ये तो मेरी मिट्टी की खुशबू आ रही है इस उपन्यास से। लेकिन जो उस स्थान विशेष के नहीं होंगे उनको ये पढ़ने में दिक्कत होगी। ये होती है आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं। आइए आगे चलते हैं। और इस धारा में, आंचलिक उपन्यास की धारा में, हमारे जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहा जाता है कि जो आंचलिक उपन्यास की जो स्टाइल है ये हमारे भारत में डेवलप हुई है, लेकिन कुछ एक लेखक हैं जैसे फॉकनर हो गए, तो ये पश्चिम में भी इस तरह का उपन्यास लिखते हैं। खैर इस पर डिबेट है, हमें इसमें जाना नहीं है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पहला ही उपन्यास उन्होंने लिखा मैला अंचल, और बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने परिकथा, ये भी एक तरीके से आंचलिक उपन्यास है, लेकिन ये इतना जिसे कहते हैं ख्याति नहीं प्राप्त कर सका जो ख्याति जो महत्व मैलांचल का है। उसके बाद उनका पलटू बाबू रोड और भी तरह तरह के उपन्यास हैं। नागार्जुन बाबा का देखिए बलचनामा, इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। राही मासूम रजा, आधा गांव, ये भी एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। इसमें खूब सारी गाली है, जिसको गाली पढ़नी हो ये उपन्यास लेके चुपके से पढ़ सकता है। फिलहाल अब नए उपन्यास, नई कहानी आपने पढ़ लिया। नई कहानी का कंसेप्ट क्या था? सिर्फ वही कुछ नवलेखन का प्रभाव था कि नहीं था? और ये नवलेखन का प्रभाव या नवलेखन का दौर इसलिए आया क्योंकि उस समय 1950-59 के बीच में जो घटनाएं चल रही थी ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विश्व युद्ध हो चुका था, महिलाओं को एक तरीके से आज़ादी मिल चुकी थी, मोहभंग की स्थिति आज़ादी से आ रही थी। अस्तित्ववाद, शास्त्र का अस्तित्ववाद, इसे आप सिर्फ एक शब्द विशेष के तौर पर अपनी डिक्शनरी में ऐड करें, शास्त्र का अस्तित्ववाद का प्रभाव पूरे विश्व में चल रहा था। विश्व युद्ध हो चुका था, महिलाओं को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, शहरीकरण चल रहा था, लघु मानववाद का कंसेप्ट उभर कर आ रहा था, सेल्फ एलिनेशन, आत्मनिर्वासन, अजनबीपन की भावना उभर कर आ रही थी। सब मैंने आपको नई कहानी में समझा रखा है। लघु मानववाद का मतलब यह है यार देखो आदमी कितना छोटा है। जैसे आप कोरोना काल में देखें ना, फटाफट आदमी की डेथ हो रही है, किसी को पता नहीं कि कब मतलब डेथ हो जाए। तो मानव का अस्तित्व क्या है? इतना छोटा। अब वहां उस समय का क्या था? विश्व युद्ध हो चुका था, कितने लोग मारे गए थे, तो मानव के अस्तित्व को समझा जा रहा था। अरे ये तो क्षणभंगुर, कितना छोटा अस्तित्व है मानव का, कोई मतलब नहीं, एक चीटियों की तरह, कीड़ों मकोड़ों की तरह मसल दिया जाता है विश्व युद्ध में। अगर आपको थोड़ा सा लघु मानववाद का कंसेप्ट और अच्छे समझना, एक गीत सुन लीजिए बस। उस गीत का नाम है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मूवी का नाम है प्यासा, 1957। हीरो है गुरुदत्त और गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है साहिल लुधियानवी ने। उसको सुनिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ लघु मानववाद का कंसेप्ट क्या कहता है। तो ये था इसका जो बैकग्राउंड है। और मैंने आपको बताया ना, परिस्थितियां वही जो नई कहानी आंदोलन के समय थी। और इसमें क्या है, अगर इस नए उपन्यास में आप नई कहानी और आ कहानी को मिला दें तो नया उपन्यास बन जाएगा। और इस उपन्यास में 3 धाराएं देखने को मिलती हैं। एक है महानगरीय बोध का उपन्यास, एक है यौन चेतना का उपन्यास, एक है महिला लेखन के उपन्यास। तो इसमें क्या है, नई कहानी का कंसेप्ट ऐड ही है, लेकिन प्लस आ कहानी का कंसेप्ट भी ऐड है। आ कहानी मैंने आपको बताया यौन चेतना तगड़ी मिलेगी, जो यौन क्रिया है इसका वर्णन भरपूर मिलेगा आपको देखने को। इसमें जो जैनेन्द्र लोग थे, आगे जो उपन्यासकार थे, ये क्या करते थे, ये यौन क्रियाओं का विश्लेषण करते थे। लेकिन इन उपन्यासों में आपको देखने को मिलेगा कि यौन क्रियाओं का वर्णन है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी सेक्सुअल एक्टिविटी आप अपने उपन्यास में शामिल कर सकते हैं उसको करिए। यौन चेतना के उपन्यास में खास तौर से ये बातें देखने को मिलती हैं। महानगरीय बोध का उपन्यास वही है कि मध्यवर्गीय व्यक्ति का अकेलापन, महानगर में आके किस तरह से उसको अकेलापन का एहसास होता है, सारा कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। उसके बाद महिला लेखन, महिला लेखन यही मानता है कि देखो संवेदना से नहीं स्वयं वेदना ज्यादा बड़ी होती है। संवेदना मतलब जैसे आप पुरुष हैं, आप महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाते हैं, लेकिन जो महिला है, महिला ही एक महिला का कष्ट जान सकती है कि हाँ वो कितना कष्ट झेलती, तो ये होती है स्वयं वेदना। और उसके बाद आ जाता है समकालीन उपन्यास, जो हम लोगों को 1980 से आज तक का जो उपन्यास है, इसमें मुख्य रूप से सूचना क्रांति या मीडिया पर उपन्यास लेखन होता है, जिसमें रात का रिपोर्ट है। ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपके नोट्स में मिल जाएंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। और एक उत्तर आधुनिक उपन्यास है। अब उत्तर आधुनिकता आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ी होगी, जिसने भूगोल पढ़ा होगा ना उसने उत्तर आधुनिकता का कंसेप्ट समझा है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं इसका। मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे आधुनिकता समझिए, खासतौर से 1950 के बाद विश्व युद्ध हो चुका था, कहने को आधुनिकता समाज में बढ़ रही थी। लेकिन एक बात बताइए, इस आधुनिकता की दौड़ में आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ विचारधारा, कोई ना कोई विचारधारा दूसरी विचारधारा पर हावी हो गई? कुछ कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी पर हावी हो गए ना। जैसे पूंजीवाद, आप देखिए विश्व में कितने ज्यादा देश पूंजीवाद को मानते हैं।
कहने को वो समाजवादी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पूंजीवाद का जो प्रभाव है आपको ठीक ठाक या 60% देखने को मिलेगा उस देश की पॉलिटी में। तो पूंजीवाद साम्यवाद पर हावी हुआ ना, या समाजवाद पर हावी हुआ, और उसके बाद अगर आप मैं कहूं किसी धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष पर हावी हुए, बिल्कुल हुए। तो आधुनिकता की दौड़ में 1950 के बाद की दौड़ में आप देखेंगे कोई ना कोई विचारधारा दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन जो उत्तर आधुनिकता है इसका कंसेप्ट यह है कि सभी विचारधाराओं का अंत है। कोई भी विचारधारा अपने आप में पूरी नहीं होती, किसी ना किसी विचारधारा में कोई ना कोई कमी होती है। उत्तर आधुनिकता का मतलब सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, इस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे उत्तर आधुनिकता पर। इसमें क्या होता है, इसमें भी तरह तरह के विमर्शों को शामिल किया जाता है। विमर्श का मतलब मैंने आपको बताया था डिस्कोर्स, कि अभी तक जिन पर बात नहीं की गई है अब उन पर बात की जाएगी। अर्थात इसमें दलित विमर्श शामिल हो जाएगा, स्त्री विमर्श, एलजीबीटी, दिव्यांग, आदिवासी, ट्राइबल कम्युनिटी विमर्श, ये सब जितने विमर्श हैं ये सब शामिल हो जाएंगे। और इसमें एक शब्द है भदेश, भदेश का भी इस्तेमाल ठीक ठाक तरीके से किया जाएगा। भदेश मतलब जिसमें आपको एक तरीके से वॉमिटिंग हो जाए, मतलब इतना गंदा वर्णन किया जाए उस उपन्यास में, ये सब देखने को मिलेगा। ये सब इसलिए देखने को मिल रहा है कि यार जब मानव का अस्तित्व ही नहीं है, यही सब वर्णन करके खत्म हो जिंदगी से फिलहाल। तो ये रहा आपका पूरा खाका उपन्यास का, ये थी पूरी उपन्यास की थ्योरी। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं महाभोज, और जरूर पढ़ के आइएगा, जरूर से जरूर पढ़ के आइएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि हम लोग महाभोज में क्या पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था यूट्यूब या टेक्नोलॉजी का सही यूज करिए। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, महाभोज डालना है, सर्च करना है, नाटकीय रूपांतरण देखना है। और मैंने आपको बताया था नाटकीय रूपांतरण क्यों देखना है, क्योंकि नाटक या जो दृश्यावली है वो आपके मस्तिष्क में ज्यादा छपती है और आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।